कोई रेलवे नहीं है, कोई बैंकिंग नहीं है, कोई एसएससी नहीं है, सारे बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिलेबस है। तो आज देखते हैं, क्योंकि आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ाई क्या करनी है। कुछ भी फिक्स नहीं है हम कि बैंकिंग के लिए है या हम एसएससी के लिए है या रेलवे के लिए, नहीं, हम सबके लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कोई भी जब स्टूडेंट्स तैयारी करने आता है ना, प्रिपरेशन करने आता है, तो उनके दिमाग में बस ये आता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो कहते हैं कि अगर ये पता चल जाए ना कि पढ़ाई क्या करनी है, 50% काम तो वही खत्म हो जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे को तो सिलेबस ही नहीं पता होता है। तो हमें आराम से मिल जाते हैं, इंग्लिश बुक आराम से मिलती है, मैथ्स का आराम से मिल जाता है, रीजनिंग का आराम से मिल जाता है, लेकिन जो नहीं मिल पाता है वो है हमारा जनरल अवेयरनेस। क्योंकि हर एग्जाम का हर का अपना अलग अलग पैटर्न होता है, अलग से न्यूज़पेपर होते हैं, अलग से मैगजीन होते हैं, तो किसी बच्चे को क्लियर नहीं पता चल पाता है कि हम कौन सा मैगजीन या कौन सा न्यूज़पेपर रेफर करें। तो आज का सेशन जो है हम उसी चीज के बारे में डिसाइड करेंगे कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम, वो जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही होता है। पहला है हमारा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड अदर्स। अदर्स मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इसके बारे में तो बहुत ढेरों क्लासेस होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चल जाएगा। अगर आपने 10 बुक लेकर रीजनिंग पढ़ लिया है तो आपका रीजनिंग पूरा खत्म हो सकता है। सेम गोज विद मैथ्स ऑल्सो। मतलब अगर आपने साल भर पढ़ाई करी है तो आप कम से कम 2 साल तो एग्जाम तो दे ही सकते हो। लेकिन जो अदर सेक्शन है वो सबसे बड़ा है, यानी कि जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक उसका सिलेबस ही ना खत्म होता है, क्योंकि एवरी डे कुछ ना कुछ नया नया इवेंट होता रहता है और वो आपके करंट अफेयर्स में ऐड होता चला जाता है। तो आज हम जो भी फोकस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के बारे में करेंगे कि एग्जैक्टली ये अदर्स में आता क्या है। ठीक है, सो बेसिकली अदर्स में जो है वो हमारा आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आजकल तो हर एग्जाम में आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो स्टैटिक है। अब तो हर स्कूल में 11, 12 में भी आजकल कंप्यूटर एक सब्जेक्ट हो चुका है। तो एक बेसिक नॉलेज जो है वो तो आपको पहले से ही पता हो जाता है। अगर आप वर्ड पे काम करें, एक्सेल पे काम करें, कुछ शॉर्ट कीज है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, इसमें क्या बस होता है कि हर दिन कोई ना कोई नया इनोवेशन होता है। तो कुछ भी अगर एआई को लेकर के है या फिर हमारे कुछ नए सॉफ्टवेयर उस पर कुछ इनोवेशन लेके आए तो फिर हमारे कंप्यूटर में वो एड ऑन होगा। अदरवाइज जो भी चीजें होती हैं वो सब के सब हमारी स्टैटिक ही होती है। सेकंड जो आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है करंट अफेयर्स। उसके साथ आती है फाइनेंशियल अवेयरनेस, और दूसरा एक होता है स्टैटिक, जो कि हम लोग बोलते हैं जनरल स्टडीज के नाम पे। ये सारे एग्जाम में नहीं आते हैं, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे रेलवेज हैं, कुछ एसएससी है, ये सारे में जो होते हैं कुछ स्टैटिक लेके आ जाता है, जहाँ पे हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा दरसों साल पूछते चले जाते हैं। तो ये जो स्टैटिक है इसके लिए भी 3-4 बुक्स अगर आपने रेफर कर लिए है तो हाँ, वो भी पोर्शन आपका क्लियर है। जो बच जाता है वो है हमारा ये दोनों पोर्शन, करंट अफेयर्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसको लेकर के जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें इसे पढ़ना क्या है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए हमारा जो है ये पूरा का पूरा हमारा कवर है। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है उसको भी वो कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है कि हमें पढ़ना कौन सा है। तो करंट अफेयर्स में 6 महीना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर में कोई भी ऐसे इवेंट है जो कि न्यूज़पेपर ने उसको कैप्चर कर लिया है, तो दैट क्वेश्चन बिकम्स वर्थ कि वो किसी एग्जाम में आ सके। ठीक है, अगर कोई इवेंट न्यूज़पेपर तक नहीं पहुंचा है इसका मतलब वो क्वेश्चन जो है वो वर्थफुल नहीं है, वो आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जा सकेगा। जैसे कि भाई सड़क पे चलते चलते किसी का ठेला गिर गया या किसी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, पर उसने किसी भी न्यूज़पेपर को कैप्चर नहीं किया, तो भैया वो आपका करंट अफेयर नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन अगर रिसेंटली अभी G7 हुआ है जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इटली जाकर के उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया हो, स्पीच दिया हो, हाँ, तो दैट बिकम्स वर्थ रीडिंग इट एंड देन मेमोराइजिंग इट ऑल्सो, क्योंकि वो आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो करंट अफेयर्स को जो होता है वो आप अपने हिसाब से 4 चीजों में डिवाइड करते तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक दिन उठा करके पूरा रिवाइज कर लूं, तो आप अपने हिसाब से ऐसा 4 कैटेगरी है जो डिसाइड कर लीजिए कि भाई इस कैटेगरी से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो मैं पढ़ सकूंगा। जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा नेशनल इवेंट। नेशनल इवेंट में क्या हुआ कि अगर किसी भी रीजन से इंडिया ने कुछ ऐसा काम किया है जहां पे उसका वर्ल्ड में कुछ उसकी इंपॉर्टेंस आई हो, या उसने कुछ अवार्ड जीता हो, या कुछ रैंक हुआ, मतलब कुछ ऐसा चीज हुआ जिसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया पे आता है, वो हमारा कहला जाता है नेशनल इवेंट। जैसे कि हमारा अभी जैसे इलेक्शन हुआ था रिसेंटली, तो वो एक ऐसा इवेंट था जो कि पूरा का पूरा नेशन को कवर कर दिया था।
तो वो हमारा आ जाता है नेशनल इवेंट में। ये नेशनल इवेंट भी अगर 6 महीने के अंदर हुआ है, मतलब अगर कि आपका एग्जाम दिसंबर में है, तो जून जुलाई के बाद से जो भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, उसको जितना अच्छे से अच्छे हो सके उसको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि वो जो है वो आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा जरूर। ठीक है, तो वो भी नेशनल इवेंट्स जो 6 महीने के अंदर में है। सेम वे से इंटरनेशनल, इंटरनेशनली मतलब इंडिया का नाम किसी बाहर कंट्री के न्यूज़पेपर में छपा हो, वो हमारा बन जाता है इंटरनेशनल इवेंट। या फिर हमारे ही यहाँ बाहर की किसी कंट्री का या बाहर के किसी पर्सन का नाम हमारे न्यूज़पेपर में छपा हो, तब भी वो बन जाता है इंटरनेशनल इवेंट। यानी कि अक्रॉस द बॉर्डर अगर कोई चीज हो रहा है, तो जैसे बहुत सारे हमारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे अभी जापान के साथ हमारा मैरीटाइम हो रहा है, ये सारा हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स हो जाता है। सेम वे से अभी जैसे G7 हुआ है जो इटली में हुआ है, दैट बिकेम्स एन इंटरनेशनल ऑल्सो, क्योंकि वो वहां पे भी गया है। तो ऐसे ही करके कुछ चीजें जो है वो हमारा इंटरनेशनल बन जाएगा। तो वहां पर भी सेम 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अगर कुछ ऐसा इवेंट हुआ है तो। हाँ, कुछ ऐसी हैं जैसे कि हमारा वॉर जो हमारा रशिया और यूक्रेन के थ्रू चल रहा है, फिर कुछ हमारा वो ईरान के साथ, इराक के साथ, वो सभी कुछ चल रहा है। तो वो सारी चीजें हैं जो एक लॉन्ग लास्टिंग इवेंट है, मतलब वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है। तो ये नहीं कहेंगे कि भैया ये जो लड़ाई हो रही थी वो 6 महीने से ज्यादा हो गई तो इवेंट नहीं आएगा, नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैसे सारे इवेंट्स होंगे वो जरूर याद करेंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड हमारा आ जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, कि बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, मिशंस हैं, ये सारा हमारा गवर्नमेंट जो है वो लेकर के आता है। ठीक है, इसमें जैसे आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ है, हर घर जल योजना है, फिर हमारा क्या बोल सकते हैं, आजकल ये आयुष्मान भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो है कृषि से लेकर है, वो सारा जो इवेंट है ना, या फिर कोई भी स्कीम अगर लेकर के आता है, तो वो गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन सबको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगेन एग्जाम के जस्ट 6-7 महीने पहले देखिए कि कौन सा स्कीम जो है बार बार न्यूज में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स जो है ना वो अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, या फिर उन्होंने अपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बढ़ा दिया। जैसे अभी तुरंत प्रधानमंत्री किसान वाले निधि में फिर से एक 17th इंस्टॉलमेंट आया है, यानी कि वो जो है वो 2018 में आया था, लेकिन वापस से ये वो न्यूज में आ रहा है। तो वैसे करके जो गवर्नमेंट आपके स्कीम्स है ना, उसको आप लेके आइए और देखिए कि ये जो स्कीम है, जैसे आवास योजना, हर क्वार्टर में उसका अपना एक डेटा रिलीज होता है कि हमने क्या क्या अचीव किया है, या कितना ज्यादा हमने घर बनाया है, या कितना हमने क्या कहीं पे सब्सिडी दिया है। ठीक है, जैसे उज्ज्वला योजना में कितने हमने गैसेस का, सिलेंडर्स का वो कनेक्शन लगाया है। तो वो जब डेटा अपने रिलीज करते हैं ना, तो वो देखिए कि वो डेटा का रिलीज का हमारे एग्जाम से कितना नजदीक है। अभी कोई डेटा अगर 11 महीने पहले रिलीज हुआ और 11 महीने तक वो योजना बिल्कुल शांत बैठी हुई है, तो फिर वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन कुछ योजनाएं जो हमेशा रेगुलर न्यूज़पेपर कैप्चर कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट कैटेगरी आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स अगेन आप 3 महीना या 4 महीने के जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं ना, उसको जरूर देखिए कि कहीं पर भी इंडिया ने, स्पेशली अगर इंडिया ने कहीं पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, वहां पे कोई मेडल्स लेकर के आए हैं, या फिर एटलीस्ट वो क्वालिफाई कर रहे हैं, नॉमिनेट हो रहे हैं, वहां पे वो स्पोर्ट्स वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे वर्ल्ड कप हो जाता है, फिर IPL हो जाता है, तो ये सारे में जो मैन ऑफ द मैच किसे मिला, मैन ऑफ द सीरीज क्या मिला, या फिर किसी ने किसी हिस्ट्री क्रिएट किया है कि नहीं किया है, तो ये सारी चीजें जरूर देखिए। स्पोर्ट्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ना कि कहीं पे किसी पर्टिकुलर प्लेयर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है कि नहीं। रेगुलर बेसिस पे नेशनली बहुत सारे चैंपियंस बनते हैं, लेकिन कुछ कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं करता है। बट अगर कहीं कोई प्लेयर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करके रखा है, तो फिर वो स्पोर्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको मेमोराइज करने के लिए। तो ये आपका जो करंट अफेयर्स है ना, इसमें आप अपने हिसाब से जो लगता है अपनी कैटेगरीज डिवाइड कीजिए, और उस कैटेगरी में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना उसको याद कर लीजिए। अगर आपको बुक्स एंड ऑथर्स में बहुत इंटरेस्ट है, लिटरेचर में, तो आप उस कैटेगरी कर लीजिए कि भैया 6-7 महीने में जितने भी हमारे बुक्स पब्लिश हुए हैं या ऑथर्स ने कुछ किया है, उसके बारे में मुझे याद रहेगा। अगर या फिर आपको अवार्ड फंक्शंस से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप अवार्ड का एक लिस्ट बना लो कि भैया 7 महीने में जितने भी अवार्ड फंक्शंस हुए हैं, जितना भी हमें रैंक मिला है, रिवॉर्ड्स मिला है, उन सबका एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के लिए एक
कॉपी बना के कर सकते हैं। वो मैं जरूर लास्ट में एक बताऊंगी आपको एक ट्रिक कि क्या याद कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम जाते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस में। जैसे मैंने कहा था ना कि करंट अफेयर्स वाला भी है, होता है जो 6 महीने के अंदर होता है, सेम गोज विद आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस भी। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो होता है ना, वो आपका स्टैटिक भी होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपका करंट अफेयर्स भी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए स्टैटिक के लिए क्या हो गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, आरबीआई के नॉर्म्स हैं, उनका अपना योजना है जो कि साल दर साल तक चलते चले जाते हैं, तो वो स्टैटिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन अगेन उसमें कुछ नया रेट्स आता है, या फिर कोई सरकार ने कोई नया स्कीम लेकर के आया है, तो वो भी हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस के ही हिस्से में आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, जहां पे पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, इन सब का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। आजकल तो क्या बोल सकते हैं, फुल फॉर्म तो नहीं पूछते क्योंकि सब बच्चे को पता है, तो कुछ उससे ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इन्फ्लेशन को लेकर, डिफ्लेशन को लेकर के, वैसे अगर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पूछते हैं। दूसरा आता है कि आरबीआई, बेसल या सेबी ने कोई नया स्कीम लेकर के आया है, या कोई उन्होंने अपना विजन, मिशन, गोल या कुछ चेंज करके लेकर के आया है, या कुछ अपने नॉर्म्स, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स में कुछ अमेंडमेंट करके लेकर के आए हैं, तो भी वो आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस में आ जाता है। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसीज जो होते हैं वो स्टैटिक रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि भैया इन्फ्लेशन होता है तो भैया हमें कैश को बढ़ाना है कि घटाना है, रेट्स को क्या करना है, बढ़ाना है कि घटाना है, वो सारे मॉनेटरी पॉलिसीज में आते हैं। तो वो एक आपका फंडामेंटल तो रेडी हो जाता है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में याद क्या करना होता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे बैंक रेट हो जाते हैं, सीआरआर हो जाते हैं, एसएलआर हो जाते हैं, जो ये रेट्स होते हैं वो हर साल के हर 2 महीने बेसिकली वो चेंज होते हैं, तो वो हमारा करंट में भी आ जाता है। यानी कि स्टैटिक तो है क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड पता है कि एग्जैक्टली है क्या, लेकिन रेट्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो वो आपके करंट में आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, बोथ ऑफ देम गोज हैंड इन हैंड, कि कुछ भी अगर हमें कंट्री में या अपनी इकोनॉमी में कुछ चेंज लेकर के आना है मॉनेटरी वाइज, तो भैया फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई को दोनों साथ में ही काम करके ना होगा। तो जैसा कि मैं कहते हैं कि अगर बैंकिंग रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कुछ भी अगर योजनाएं लेकर के आए हैं या कोई स्कीम लेकर के आए हैं, जैसे कि अभी बहुत सालों पहले हमारा जनधन योजना आया था, तो दैट वाज बेसिक ओनली फॉर द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंक रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते थे ना, उसमें वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जरूर पूछा जाता था। तो वैसे ही करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई स्कीम लेकर के आता है, तो वो अपने बैंकिंग एग्जाम के लिए जरूर याद कीजिएगा। ये हमारा जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है ना, वो हमेशा वैसे ही पूछा होता है, जहां पे आप फाइनेंस रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं ना, उसी में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है। वैसे ही करके अगर आप किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कुछ स्कीम्स लेकर के आए, तो उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं कि अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है तो कौन सी चीजों को हमें ध्यान देना है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता, आज याद किया कल भूल गया, तो वो बहुत ही मेमोरी, हम सबके सब पास शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है भाई, हम सब भूल जाते हैं, लेकिन उसको रिटेन कैसे करें वो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो रिटेन करने के लिए मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ना आपका, वो है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब हुआ कि भैया दोस्ती तो हर कोई करता है, लेकिन बेनिफिट के लिए दोस्ती कीजिए। तो आप अपना एक ग्रुप सर्कल ऐसा बनाइए जहां पे वर्सेटाइल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि अगर मैं कॉमर्स की हूं तो डोंट मेक अ फ्रेंड फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम ओनली, आप फ्रेंड बनाइए किसी साइंस स्ट्रीम वाले से या फिर आर्ट स्ट्रीम वाले से, क्योंकि उनके पास अलग नॉलेज है, इनके पास अलग नॉलेज है। तो अगर आप 3 लोग बैठेंगे तो तीनों अपने अपने फील्ड का इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर के आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई फ्रेंड जो हिस्ट्री ऑनर्स करके आई है, तो हिस्ट्री के स्टार्टिंग के सारे इंफॉर्मेशन जो है उसके पास पहले से ही रहेंगे, और मैं अगर कॉमर्स की हूं तो मैं अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो गए मैं उसके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे डिस्कशन करने में एक प्रोडक्टिव डिस्कशन हो सकते हैं, मतलब डोंट गो फॉर ऑल दिस इंस्टाग्राम रील्स का वो डिस्कशन नहीं करना है, हमें डिस्कशन करना है भैया कि हिस्ट्री में जो है कौन कौन सा फलाना ठिकाना कब कब हुआ था, वो डिस्कस करना है। सेम वे से जो आर्ट्स की बैकग्राउंड से है वो कॉमर्स के साथ फ्रेंडशिप अगर करती हैं, तो उनको बहुत सारे इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स या बैलेंस शीट उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है, आपका जनरल अवेयरनेस के लिए ना, तो कोशिश करो कि अकेले ना पढ़ो, कम से कम 2-3 लोग के साथ पढ़ो, और ताकि आप डिस्कस कर सको। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
अकेले पढ़ोगे आप सो जाओगे, आप बोर हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, पॉसिबल नहीं है उसको करना। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करना होगा। सेकंड जो मैं आपको बोलती हूं वो आपको बोलती हूं राइटिंग। अब ये राइटिंग बड़ा ही वेग हुआ, मतलब राइटिंग का मतलब क्या भाई लिखना पड़ेगा? नहीं, राइटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आपका एक रजिस्टर है ना, तो आप रजिस्टर के अलग अलग पेज पे एक टॉपिक बनाओ। जैसे कि मैंने आज टॉपिक बना दिया बिहार, ठीक है, और बिहार के लिए मैंने 2 पेज छोड़ दिया। अब जिस दिन भी मैं कुछ भी बिहार को लेके न्यूज पढ़ रही हूँ, बीट फ्रॉम एनी मैगजीन या न्यूज़पेपर, या फिर मैं गूगल पे पढ़ ले रही हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पे कहीं देख रही हूँ, कहीं से भी कोई भी सोर्स आपका होगा, तो बिहार का नाम अगर कहीं भी आया तो मैं चुपचाप से जाके अपने उस रजिस्टर के उस पेज पे नंबर 1 करके वहां लिख दूंगी। 2 दिन के बाद दोबारा से मैंने कुछ कहीं पढ़ा तो फिर मुझे बिहार का नाम आ गया, तो मैंने अपना बिहार फिर से लिख दिया वहां पे नंबर 2 करके। तो यानी कि आप जो अपना एक एंट्री कर रहे हैं ना, उसको डेट वाइज ना करके टॉपिक वाइज कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये 6 महीने के बाद अगर आप अपने रजिस्टर उठाएंगे ना, तो बिहार से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगे वो सब आपको 2 पेज में मिल जाएंगे, मतलब डेट वाइज नहीं है। तो आप इसको आसानी से, एक होता नहीं कि ऐसे की तरह रट गए पूरा का पूरा कि हाँ बिहार में ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो आपने एक स्पीड में उसको पूरा का पूरा उसको पढ़ लिया। सेम वैसे अगर आप बिहार करना चाहते हैं, दूसरा अगर आप करना चाहोगे जैसे कि चलिए G7 अभी रिसेंट टॉपिक है, ठीक है, G7 से है, तो G7 का जब जब भी न्यूज़पेपर में नाम आया मैंने यहाँ पे 1 2 3 करके इसमें लिखते में चली गई। तो यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो सब के सब एक ही पेज में है। तो मुझे अगर मुझे G7 के बारे में याद करना होगा तो मुझे उस टॉपिक को उठाया और एक ही बार पूरा पढ़ दिया। तो ऐसे करके ना आप एक सिंक्रोनाइज्ड वे में अपने सारे डेटास को रख सकते हो और उसको रिवाइज करना बहुत ही आसान होगा। और जहां पे ये राइटिंग अच्छी होगी ना तो डिस्कशन भी बहुत अच्छा होगा। जैसे आप और आपके फ्रेंड्स 2 अलग अलग स्टेट ले लिया, एक ने स्टेट ले लिया यूपी, एक ने स्टेट ले लिया चलो महाराष्ट्र, तो क्या करेंगे, मैं बिहार, वो यूपी, वो दूसरा महाराष्ट्र। तो भाई बिहार से जितने भी होंगे मैं एक हफ्ते के लेके न्यूज आऊंगी, जो मेरी फ्रेंड है वो यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितना भी इंफॉर्मेशन होगा एक हफ्ते का वो लेकर के आएगी, तीसरी फ्रेंड जो होगी वो महाराष्ट्र को लेकर के चली आएगी। तो ऐसे क्या हुआ, आपने एक डिस्कशन किया और एक साथ 3 स्टेट के बारे में आपने सारा इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करके उसको रिवाइज कर लिया। क्योंकि सुन के डिस्कस करके ना उससे आपकी मेमोरी में ना आप उसको ज्यादा रिटेन कर सकते हो। विजुअल या फिर आप खुद से पढ़ोगे ना वो उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप डिस्कस करके पढ़ोगे ना तो वो जल्दी से ज्यादा रिटेन हो सकेगा। तो इस तरह से अगर आप सिर्फ 2 चीज, ज्यादा कुछ नहीं, डिस्कशन एंड राइटिंग, जितना अच्छा आपका राइटिंग होगा उतना अच्छा आपका डिस्कशन होगा, वैसे करेंगे तो आपका जो अदर्स वाला सेक्शन है ना, जो नंबर 4 है, जो इंपॉर्टेंट सब में ही होता है लेकिन भैया सिलेबस उसका बहुत वास्ट होता है, तो उसको हम बहुत ज्यादा छोटा कर लेंगे और उसको रिटेन कर सकेंगे और उसको जितना हो सके उतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और तब देखिएगा कि जो सबसे स्कोरिंग है वो कितनी जल्दी आप क्लियर कर सकोगे। क्योंकि अगर रिजल्ट लेके आना है तो जनरल अवेयरनेस में अगर 40 में 40, 50 में 50 लेकर के आओगे ना तो आपका देखना, आपका इंटरव्यू सेशन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि भाई आप करेंटली बहुत ज्यादा अवेयर हो हर चीज के बारे में। दूसरा, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर ये सब चीजों को लेकर के, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना वो भी इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी ना हमेशा, तो आप पढ़ते रहोगे, उसी बहाने आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी, वह एक जीभ से 2 निशाने हो जाएंगे, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाएगा और हमारा करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे। प्लस अगर राइट कर रहे हो तो आपका जो ऐसे राइटिंग होता है ना जहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं वो भी आपको इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में करेंगे ना तो आपका अदर सेक्शन यानी कि जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखिएगा रिजल्ट तुरंत मिलेगा। थैंक यू।